हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज बाय आरजी एकेडमी। हम आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये जेई मेन और नीट के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर से अमूमन आप देखेंगे कि आपके पास 2 से 3 सवाल आपको आपके जेई मेन और नीट में देखने को मिलते हैं, और वो सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि इस लेक्चर सीरीज के थ्रू आप जो भी चीज़ें कवर करेंगे वो आपको जेई मेन और नीट के एक एक सवाल को कवर करवाते हैं। आप हर सवाल में +4 मार्क्स को स्कोर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहली बात आती है कि एलिमेंट जो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं। जो एलिमेंट्स सी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं वो पीरियोडिक टेबल में व्हेन यू विल सी दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो दोज आर द पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कहलाते हैं जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में फिलअप हो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है इन एलिमेंट्स का वो आउटरमोस्ट शेल के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यूज हो रहा है उसके पी ऑर्बिटल में जाए। अब क्योंकि एक पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एक पी ब्लॉक के अंदर टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 6। और ग्रुप नंबर्स कौन कौन से बेटा? ग्रुप नंबर है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड दैट्स ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखें कि आपके पास ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? हीलियम। ये जो हीलियम है ना बेटा, ये स्ट्रिक्टली एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, बट इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये मैच करती है विद द रिमेनिंग नोबल गैसेस ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसलिए आपने इसे कहां पुटअप किया है? अलोंग विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पुटअप किया है। ठीक है, तो हीलियम ग्रुप 18 का एलिमेंट है लेकिन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, स्ट्रिक्टली क्या है? एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। Are we clear with these points? Okay. Now coming to, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हीलियम क्या है बेटा? एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये किसको बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आइए अपन इनके इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का? दैट इज NS2 NP126। कितना है? NS2 आउटरमोस्ट शेल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो पी सबशेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से 6 तक वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप 18 के लिए जो हीलियम है, हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम के लिए नियॉन 3s2 3p1, गैलियम के लिए आर्गन 3d10 4s2 4p1, इंडियम के लिए क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1, थेलियम के लिए जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1 एंड निहोनियम के लिए रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p1। ये इनके इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं इन सब के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रहा है? इन सब में जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रहा है दैट इज NS2 NP1। मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए बोरॉन 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1, थेलियम 6s2 6p1 एंड निहोनियम 7s2 7p1। लेकिन NS2 NP1 के अलावा अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। वो डिफरेंस क्या है कि जब आप बोरोन और एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका इनर कोर जो है, एक होता है आउटर कोर। आउटर कोर मतलब आउटरमोस्ट शेल जो है, इसके अलावा जो इनका इनर कोर है उनमें देखो आप बोरोन एल्यूमिनियम का इनर कोर नोबल गैस है, सिर्फ नोबल गैस आ रही है वहां पे। लेकिन अगर आप वहीं पे गैलियम और इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नोबल गैस तो दिख रही है आपको साथ में, लेकिन वहां पे क्या दिख रहा है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन और है। उनके n-1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
10 इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही आप जब बात करेंगे थेलियम और नियोनियम की, तो यहाँ नोबल गैस दिख रही है, सही बात है, नोबल गैस सब में दिख रही है सर। फिर यहाँ पे और क्या खास बात है कि यहाँ पे n-1 के अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, वो तो सर गैलियम और इंडियम में भी थे, तो इनमें क्या खास बात है थेलियम और नियोनियम में? यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे n-2f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। मतलब इन सब का अगर आप इनर कोर देखोगे तो डाउन द ग्रुप आने पे इनर कोर में डिफरेंस आ रहा है। सेम चीज आप ऑब्जर्व करोगे कार्बन सिलिकॉन सिर्फ नोबल गैस का इनर कोर है। अगर आप बात करते हो जर्मेनियम और टिन की, तो यहां पे नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन, और लेड और फ्लोरियम की बात करोगे तो नोबल गैस 10 डी के इलेक्ट्रॉन और 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स। यहां ऐसे ही फ्लोरियम के अंदर नोबल गैस 10 डी के इलेक्ट्रॉन और 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यही डिफरेंस आपको ये सारे ग्रुप्स में देखने को मिलने वाला है। तो यहां पे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनर कोर का डिफरेंस है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के जो इनर कोर है वो नोबल गैस के हैं। पीरियड नंबर 4 और 5 के जो इनर कोर है वो नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन है। पीरियड नंबर 6 और 7 का जो इनर कोर है वो नोबल गैस 10 डी के इलेक्ट्रॉन और 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट हैं, राइट। अगर आप ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे तो यहां पे इन जनरल आउटरमोस्ट शेल का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ns2 np2, ग्रुप नंबर 15 के अंदर ns2 np3, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ns2 np4, ग्रुप नंबर 17 के अंदर ns2 np5 होता है। और हीलियम को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो बाकी नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np6 है, ठीक है। ये इनके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन आप ग्रुप नंबर बता सकते हैं। यहां पे अगर आपसे कोई किसी भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर की चर्चा करे तो ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे पता किया जाता है? ग्रुप नंबर ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे पता करेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 10 प्लस नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बात करे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p3। तो इसका ग्रुप नंबर की अगर आप चर्चा करोगे कि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है, तो 10, इसके आउटरमोस्ट शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर कितना निकल कर आया बेटा? 15। देखो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है? ग्रुप नंबर निकालना सीख गए क्या आप? तो सबसे पहली चीज आपसे ग्रुप नंबर की चर्चा एग्जाम में की जा सकती है। तो आपको करना क्या है? आपको निमोनिक याद रखने। निमोनिक याद रखोगे तो आप ग्रुप नंबर आसानी से बता सकते हो। ये निमोनिक अभी आपसे मैंने डिस्कस किए, तो निमोनिक क्या बनेंगे यहाँ पे? देखिए निमोनिक क्या बनेंगे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, ठीक है। एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर 13, गैलियम के अंदर 31। ऐसे आप ये एटॉमिक नंबर्स की चर्चा याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहे सीता जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8। लाइक दिस आप ये एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हो, ठीक है। फिर निमोनिक हो गए, तो निमोनिक अगर आपको याद हैं तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? निमोनिक अगर याद हैं तो आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के ऊपर चर्चा कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से चर्चा करेंगे? देखो जब आप हीलियम से नियॉन पे आ रहे हो तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर में? +8। जब आप नियॉन से आर्गन जा रहे हो तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर में? +8। मतलब पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 पे जब जाते हो आप सेम ग्रुप के अंदर क्या ऐड कर दो? वहां पे आप +8 ऐड कर दो। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो बोरॉन में 5 ऐड करोगे 13 आ जाएगा। एल्यूमिनियम पे आ गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, उसमें आप 8 ऐड कर दो, कितना हो गया? 16। आप सल्फर पर आ गए। फिर आप आर्गन से जब क्रिप्टन जा रहे हो
तो उसमें आप +18 ऐड कर दो, मतलब पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 4 पे आ रहे हो तो 18 ऐड कर दो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, 31, तो 13 के अंदर 18 ऐड करो, 31 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्रिप्टन से जब आप जिनॉन जाते हो अगेन +18 ऐड कर दो, जिनॉन से जब रेडॉन जाते हो +32 ऐड कर दो, और ऑर्गेनेसॉन तक जाते हो तो अगेन +32 ऐड कर दो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मुझे बस पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैं पहले क्या करूंगा, 8 ऐड करूंगा। पीरियड नंबर 2 से 3 पे जाना हो तो 8 ऐड करते हैं, 2 से 3 जाना हो तो 18, 3 से 4 जाना हो तो 18, और कहां से कहां जाना है अपने को, अब बेटा 5 से 6 जाना हो तो कितना ऐड करना है अपने को, 32। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को डिटरमिन कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे थेलियम का एटॉमिक नंबर पूछेगा तो आप क्या करोगे, मुझे पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर के लिए मुझे इसमें +8 करना पड़ेगा, राइट। एल्यूमिनियम पे आ गए, गैलियम पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +18 करना पड़ेगा। इंडियम पे जाने के लिए अगेन +18 करना पड़ेगा, और थेलियम पे पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। तो थेलियम का एटॉमिक नंबर ये होगा, इन सबको आप ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, थेलियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो थेलियम का जो एटॉमिक नंबर निकल कर आता है, इन सबको ऐड करने पे समेशन कितना आएगा बेटा, 81। तो थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 81। लेड का ऐसे ही 82, बिस्मिथ 83, पोलोनियम 84। इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि ग्रुप नंबर 13 का जो आखिरी एलिमेंट है पीरियड 7 के अंदर, उसका एटॉमिक नंबर 113 है। ग्रुप नंबर 13 113। कार्बन फ्लोरियम का 114, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 मॉस्कोवियम 115, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 लिवरवोरियम 116, फ्लोरीन 17 तो टीएस का 117, हीलियम ग्रुप नंबर 18 में है। ठीक है, तो ऑर्गेनेसॉन का कितना होगा, 118, राइट। तो इस तरीके से आप आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर्स की चर्चा बहुत ही बढ़िया से कर सकते हो। और जब आपको याद है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बाकी के सारे एलिमेंट्स का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे 2 और 3 के अंदर, पीरियड नंबर 2 और 3 के अंदर NH2 NP126 होते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि नाइट्रोजन का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो आप क्या करो, बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा हीलियम 2s2 2p1, सॉरी विल गो फॉर 2p3। तो दैट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो अगर फास्फोरस को कोई पूछेगा तो पीरियड 2 और 3 के अंदर इनर कोर किसका है, नोबल गैस का। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन 3s2 3p1। आर्सेनिक का पूछोगे तो इसमें इनर कोर किसका होता है, नोबल गैस हो 10d के इलेक्ट्रॉन, राइट। और पहला डी कौन सा होता है, 3d। तो आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d10। उसके बाद ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है तो 4s2 4p3। उसके बाद एंटीमनी, अगेन इसका इनर कोर किसका होगा, इसका इनर कोर होगा नोबल गैस हो 10d के इलेक्ट्रॉन्स का। तो एंटीमनी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। बिस्मिथ का कोई कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो बिस्मिथ से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, जिनॉन। ठीक है, बिस्मिथ पीरियड नंबर 6 में है, इसके इनर कोर के अंदर 4f14। ठीक है, कितना आएगा, 4f14। उसके बाद 5d10, 6 पीरियड में है इसलिए 6s2 6p1। तो इनर कोर का डिफरेंस अगर आपको आइडिया है तो आप बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए बिस्मिथ का कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। माय बैड, यहाँ पे 6p3 आएगा बिकॉज ये ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप इनर कोर के डिफरेंस को जानते हुए ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से लिख पाओगे। फिर अभी आपको जो मैंने बताया कि पीरियड 2 और 3 के अंदर इनर कोर किसका है, नोबल गैस का है। ठीक है,
पीरियड नंबर 2 और 3 के अंदर इनर कोर किसका है बेटा, नोबल गैस का है। पीरियड नंबर 4 और 5 के अंदर इनर कोर किसका है, नोबल गैस और 10d के इलेक्ट्रॉन्स का है। पीरियड नंबर 6 और 7 के अंदर इनर कोर किसका है, नोबल गैस 10d के इलेक्ट्रॉन्स और 14f के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या है बेटा, इनर कोर है। अब हमें ये पता है कि d और f के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग काफी ज्यादा पुअर होती है इन कंपैरिजन किसके, उनके सेम शेल के S और P के मुकाबले। तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या करते हैं, इनकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे लगने वाला जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग, ठीक है, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्स पुअर शील्डिंग टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उससे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, कि इनकी इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी। जैसे आपको मैंने बताया कि ग्रुप नंबर 13 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP1। ग्रुप नंबर 14 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP2। ग्रुप नंबर 15 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। ग्रुप नंबर 16 के अंदर NH2NP4, 17 में NH2NP5, यहां पे है NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम 1s2। तो इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे ही क्या बोला जाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आउटरमोस्ट शेल के S के 2 और P का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तब स्टेट कितना आता है, +3। ग्रुप नंबर 14 की मैक्सिमम स्टेट क्या होगी, S के 2 और P के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, +4। ग्रुप नंबर 15 का क्या होगा, +5। ग्रुप नंबर 16 +6। ग्रुप नंबर 17 के सातों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, +7। और ग्रुप नंबर 18 के जब आठों के आठों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो +8। इनके अलावा और कौन से इनके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और कौन कौन सी इनकी स्टेट्स होती है, तो +1 ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट +3 और +1 शो करते हैं। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स +4 के अलावा +2 और -4 शो करते हैं। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स +5 के अलावा +3 और -3 शो करते हैं। ग्रुप नंबर 16 +4 के अलावा +2, +4, -2 शो करते हैं। ग्रुप नंबर 17 +7 के अलावा -1, +1, +3, +5 शो करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने कौन से स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया, 0 को। मतलब ये सारी जो आप स्टेट्स देख रहे हो ना, ये इनके कंपाउंड्स की स्टेट है। ठीक है, किसकी स्टेट है ये, इनके कंपाउंड्स की स्टेट है। मतलब ये एलिमेंट जब इनके कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तब ये कौन कौन से स्टेट्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनर कोर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इनर कोर के डिफरेंस की वजह से डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग ऑफर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जैसे सपोज करें कि अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, देखो आप लेड में, ये पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर 14 का जिसके इनर कोर के अंदर एफ के 14 इलेक्ट्रॉन्स और डी के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो एफ के 14 और डी के 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये 6s2 और 6p2 के ऊपर बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव लगा रहे हैं। तो 6s और 6p के अंदर से 6s का पेनिट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर है इन कंपैरिजन टू द 6p। तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो होगा क्या कि ये डाउन द ग्रुप आने पे ये 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेड के, वो इफेक्टिवली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर कोर। अब अगर S और P के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाते तो S के भी बॉन्डिंग में गए, P के भी बॉन्डिंग में गए, तो मैक्सिमम स्टेट कितनी शो कर सकते थे, +4। लेकिन अब क्या हो रहा है, S के बॉन्डिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मतलब होगा क्या, सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे और मैक्सिमम स्टेट से कितने स्टेट शो हो सकती है, कम, 2। जैसे कार्बन का जो ग्रुप है वो 14 है, इसका मैक्सिमम स्टेट कितना है, +4। तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा, +2 विल बिकम मोर स्टेबल। +2 किसकी वजह से,
ये p के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी वजह से। ऐसे ही ग्रुप नंबर 15 की अगर आप बात करो, मैक्सिमम स्टेट कितना होता है इसका +5, लेकिन डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा +3 विल बिकम मोर स्टेबल। ये +3 क्यों आ रहा है? बिकॉज p के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में भी डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा +4 विल बिकम मोर स्टेबल। ऐसे ही थेलियम ग्रुप नंबर 13 में भी क्या होगा, थेलियम में क्या होगा +1 विल बी मोर स्टेबल। तो अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 13 में थेलियम की स्टेबल स्टेट क्या है +1, ग्रुप नंबर 14 में लेड की स्टेबल स्टेट क्या है +2 इन कंपैरिजन टू +4। थेलियम +3 +1 दोनों शो कर सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स किससे बनाएगा, ये +1 में बनाएगा। लेड के ज्यादा स्टेबल कंपाउंड +2 में बनेंगे, बिस्मिथ के ज्यादा स्टेबल कंपाउंड +3 में बनेंगे ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब आपको समझ आ गया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 units less than the group oxidation state becomes more stable on moving down the group in each group, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसमें NS के इलेक्ट्रॉन्स जो है पुअर शील्डिंग की वजह से, D और F की पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो बोरॉन से लेके थेलियम में स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीज करेगी, +1 इंक्रीज करेगी। थेलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है। ग्रुप नंबर 14 में स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीज करेगा, +2 इंक्रीज करेगा। लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है, थेलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है। ग्रुप नंबर 15 में डाउन द ग्रुप आने पे +5 की स्टेबिलिटी घटेगी और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बिस्मिथ में ज्यादा स्टेबल कौन है, +3। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में डाउन द ग्रुप आने पे +6 की स्टेबिलिटी घटेगी, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पोलोनियम या फिर थेलियम में ज़्यादा स्टेबल स्टेट क्या होगी, +4 होगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास Pb4+ है, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो Pb का जो स्टेबल स्टेट है +2 है, तो Pb क्या करेगा, अपने आप को +4 से +2 पे ले जाना चाहेगा, राइट। मतलब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो क्या करेगा, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना लेड, राइट। इसलिए Pb4+ क्या होगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थेलियम 3+ भी क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिस्मिथ 5+ क्या होगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिकॉज इन सब में क्या है, 2 यूनिट कम देन द मैक्सिमम स्टेट ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ आ गया आप लोगों को कि थेलियम में +1, लेड में +2, बिस्मिथ में +3, पोलोनियम में +4 ज्यादा स्टेबल होगी। अब ग्रुप नंबर जो आपका पूरा का पूरा P ब्लॉक एलिमेंट है, इसके कुछ एनामलस बिहेवियर्स भी होते हैं। जैसे एनामलस बिहेवियर, क्यों एनामलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं जो कि इनके बाकी के ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती है। इनका एनामलस बिहेवियर क्यों होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो छोटे साइज की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से, और यहाँ पे डी सबशेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सेकेंड पीरियड में, राइट। तो स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या करते हैं ये बेटा, एनामलस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कौन कौन सी एनामलस प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं, जैसे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड्स को ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप हैवियर मेंबर्स की बात करेंगे, जैसे बात करो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता नाइट्रोजन, ठीक है। फॉस्फोरस 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज फॉस्फोरस में आउटरमोस्ट शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 3D होते हैं। सल्फर भी क्या कर सकता है, सल्फर भी बेटा कितने, उसके मैक्सिमम कोवैलेंसी ग्रुप की अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है 2 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बनाता नॉर्मली, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन की बात करें अपन तो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बना सकता होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो। लेकिन आज तक हमें ऐसे कोई कंपाउंड दिखे नहीं जहां पे ऑक्सीजन जो है 4 बॉन्ड्स बना रहा हो, राइट। हमें H3O+ में पता है कि ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, वहां पे H2O के अंदर वो 2 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन सल्फर की अगर आप बात करोगे तो सल्फर जो है बेटा वो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है 4, उससे भी ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे SF6 में सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है,
ठीक है। तो बोरॉन जो है वो BF4 माइनस बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम वहीं पे AlF6 3 की फॉर्मेशन कर रहा है। ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो गई यहाँ पे। अगर आप सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करोगे तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर बेटा डी सबशेल्स तो होते नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो किसको इन्वॉल्व करेंगे, वो अपने पी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर पाई बॉन्ड बना रहा होगा तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, पी, राइट। तो वो पी पाई बॉन्ड बना रहा होगा। अगर वो दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे पाई बॉन्ड क्या होगा, पी पाई बॉन्ड। जैसे CO2 में जो दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं, CO2 में जो दोनों पाई बॉन्ड है ये, ठीक है, ये पाई बॉन्ड भी कौन सा है, पी पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड भी कौन सा है, पी पाई बॉन्ड। कार्बन का भी पी यूज हुआ, ऑक्सीजन का भी पी यूज हुआ, और इस ऑक्सीजन का भी पी यूज हुआ। तो CO2 में सिर्फ पी पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, पी के अलावा अपने डी ऑर्बिटल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट जो है बेटा, वो क्या करते हैं, वो पी पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो पी पाई डी पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो डी पाई बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो तीनों टाइप के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने सिर्फ पी को ही इन्वॉल्व करता है। अगर वो दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है तो पी पाई बनाएगा। लेकिन अगर वो हैवियर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे वो अपना तो पी ही यूज करेगा, लेकिन जो हैवियर जो ग्रुप मेंबर है उसका पी भी यूज हो सकता है और उसका डी भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से क्या होगा, पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन पे चर्चा होती है। फिर जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करता है। जैसे अगर आप बात करो नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नाइट्रोजन का 3, ये 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। वैसे अगर आप बात करोगे किसकी, फॉस्फेट आयन की, PO4 3-, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। यहाँ पे फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, ठीक है। तो मेजरली ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो एनएमएलएस बिहेवियर की है। ध्यान रखिएगा कि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, अपना पी ऑर्बिटल ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हैवियर मेंबर जो है वो पी और डी दोनों ऑर्बिटल्स का यूज कर सकते हैं फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम स्टेट में सेकंड पीरियड एलिमेंट का कम होता है, जबकि हैवियर मेंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम स्टेट में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। मेजरली सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है ग्रुप नंबर 13 में, डेट इज फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो बेटा एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है। अगर आप एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थीलियम, ये एक्सपेक्टेड है। बट व्हाट वी गॉट, एक्चुअल ऑर्डर हमें क्या मिला कि बोरॉन से ज्यादा गैलियम है, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा थीलियम। यहां पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला। क्यों मिला, बिकॉज गैलियम का जो इनर कोर है उसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 3D के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो डी के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग ऑफर कर रहे हैं। पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और क्या हो गया, गैलियम का साइज क्या हो गया, उम्मीद से कम हो गया। वो इतना कम हो गया कि उसकी साइज एल्यूमिनियम से भी कम हो गई। आप बोलोगे सर फिर सर आपको थेलियम में भी तो आप देखो ना कि थेलियम के अंदर भी इनर कोर के अंदर डी तो आ रहा है और साथ में एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो वहां पे साइज कम नहीं हुआ क्या, नहीं वहां पे भी साइज कम हुआ है, वहां पे भी साइज कम हुआ है। अगर आप यहां पे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखेंगे, देखो एल्यूमिनियम 143, गैलियम 135, ये बात सही है। लेकिन आप देखो इंडियम थेलियम में इंक्रीमेंट क्या हुआ है, बहुत ही कम हुआ है।
तो थेलियम के इनर कोर में F के और D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पुअर शील्डिंग है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से उसका साइज भी कम हो गया, लेकिन वो इतना कम नहीं हो पाया कि वो इंडियम के साइज से भी कम हो जाए। ये बात क्लियर है क्या? तो ये एक्सेप्शन तो नहीं हुआ ना, सो दैट्स नॉट एन एक्सेप्शन, राइट। तो साइज में इंक्रीमेंट आया, लेकिन इंक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है क्या अपने को? ठीक है, तो ये बात हो गई एटॉमिक रेडियस की। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करो तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यू कैन डू वन थिंग, आप याद कर लीजिए स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न। स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न, अगर आप स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न को याद रखेंगे तो आप अच्छे से इनके आयनाइजेशन एनर्जी को याद कर लेंगे। तो स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की, दैट इज फाइन, राइट। बोरॉन, दैट्स एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, तो स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न आपने देखा बेटा। तो स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न में देखो सबसे ज्यादा कौन है? बोरॉन, उसके बाद कौन? थेलियम, ठीक है, उसके बाद कौन? गैलियम, उसके बाद कौन? एल्यूमिनियम, और सबसे कम किसकी होगी? इंडियम की होगी। तो ये स्लोपिंग डब्ल्यू पैटर्न से आप क्या कर सकते हैं? आप आयनाइजेशन एनर्जी को याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या हो जाती है? छोटे साइज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन लेने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ग्रुप नंबर 13 में बोरोन की इच्छा शक्ति क्या है? इसके ग्रुप में सबसे कम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 13 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन की सबसे कम है। डेंसिटी, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, ये याद रख लेंगे अपन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, तो ये आपको स्पेसिफिकली याद करना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, राइट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो यहां पे एक मेल्टिंग पॉइंट में देखिए गैलियम और थेलियम, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इसके ग्रुप में क्या है? सबसे ज्यादा कम है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। इसे पाम मेल्टिंग मेटल बोलते हैं, मतलब अगर आप इसे अपने हथेली पर रख देंगे तो क्या होगा? गैलियम मेल्ट हो जाएगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? काफी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट है 2400 डिग्री सेल्सियस। तो गैलियम जो है कभी कभार थर्मोमीटर्स में भी यूज होता है, बिकॉज इसकी बहुत बड़ी रेंज है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर, राइट। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 2400 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मोमीटर्स में भी यूज होता है। बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? एक्सेप्शनली ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोरोन का आइकोसाहेड्रल नाम का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उम्मीद से काफी ज्यादा होता है, राइट। तो याद क्या क्या रखना है अपने को? याद रखना है कि बोरोन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उम्मीद से काफी ज्यादा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट उम्मीद से काफी कम होता है। ठीक है, और क्यों कम होता है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया। अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस आपको बता दिए, एटॉमिक मासेस आपको एग्जाम में गिवन होंगे। आयनिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस क्या कर रही है? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम गैलियम में जो एक्सेप्शन है वो किस में है? एटॉमिक साइज में है, लेकिन वो आयनिक साइज में एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में आपको IE1 का ट्रेंड ध्यान रखना होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, राइट। और उसके बाद बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये काइंड ऑफ अर्धचंद्राकार हो गया। ठीक है, आधा चांद जैसा होता है ना, वैसा ये यहाँ पे आपको शेप दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए कि एल्यूमिनियम से जाके थेलियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर सकते हो। डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डाउन द ग्रुप आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? यहाँ पे घटेगा और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम होता है। फिर डाउन द ग्रुप आने पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इनका इंक्रीज करेगा।
ठीक है। और ये ई नॉट वैल्यूज जो है सिर्फ इस बात के लिए है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपको पता है तो आप ये ई नॉट वैल्यूज को बता सकते हैं कि भाई थेलियम के अंदर जो है 3+ से 0 आने का जो ई नॉट वैल्यू है, वो जो एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज थेलियम के अंदर स्टेबल स्टेट क्या है, प्लस। तो थेलियम स्टेबल स्टेट क्या है, +1। +3 स्टेबल नहीं है तो वो +3 से 0 जाना चाह रहा है, लेकिन थेलियम में +1 से 0 आने का जो ई नॉट है वो नेगेटिव है, मतलब +1 क्या है यहाँ पे, ज्यादा स्टेबल है। ऐसे अगर आप ग्रुप नंबर 14 की बात करोगे तो ग्रुप नंबर 14 को याद करने का देखो, एटॉमिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं, डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज क्या करती है, यहाँ पे इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एटॉमिक साइज में, तो एटॉमिक साइज में देखिए कार्बन से सिलिकॉन के अंदर एक काफी बड़ा इंक्रीमेंट है, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम में ज्यादा बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। क्यों? क्यों? बिकॉज जर्मेनियम के इनर कोर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3D के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग ऑफर कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही आपको टिन से लेड में भी एक बड़ा इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ F and D इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटॉमिक साइज की बात हो गई। आयनिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनिक साइज क्या कर रहे हैं, इनके इंक्रीज कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा है। ठीक है, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, टिन से ज्यादा है। देखो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को या फिर कोई भी जो ऑर्डर है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक रेडियस देखेंगे, लेड की टिन से ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी टिन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन लेड की ज्यादा है। आप यहां पे अगर आप ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करो तो जहां जहां पे टिन ज्यादा आना चाहिए था प्रॉपर्टी में, वहां लेड ज्यादा आ रहा है। सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, एक कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉइलिंग पॉइंट के अलावा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये बॉइलिंग पॉइंट, इन दो के अलावा हर जगह प्रॉपर्टी में कौन ज्यादा है, टिन से लेड ज्यादा है। ठीक है, टिन से लेड ज्यादा, टिन से लेड ज्यादा, टिन से लेड ज्यादा, टिन से लेड ज्यादा, ठीक है, टिन से लेड ज्यादा, टिन से लेड ज्यादा। बट कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉइलिंग पॉइंट, इनमें क्या आते हैं, ये एक्सेप्शन आते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, घटती है, लेकिन लेड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, टिन से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सिलिकॉन से कम होती है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सिलिकॉन से कम है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर डायमंड पूछा आपसे तो डायमंड की डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा होती है, लेकिन अगर ग्रेफाइट पूछा आपसे तो ग्रेफाइट की डेंसिटी जो होती है वो सिलिकॉन से कम होती है। ठीक है, तो इन दो चीजों का भी आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन की ऑलमोस्ट सेम होती है। लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है। डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 13 और 14 के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करने वाले हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। लेकिन लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे ज्यादा है, वो टिन से ज्यादा है। तो इस तरीके से आप ये सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताया, लेड की ज्यादा है टिन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखिए ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन जर्मेनियम टिन से ज़्यादा है। डेंसिटी बता दी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपको बता दिया। अब ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यह एक्सेप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, नाइट्रोजन की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, एंटीमनी की। राइट, ये ध्यान रखिएगा।
फिर डेंसिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डेंसिटी यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान रखिए कि एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 13 और 14 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 यहाँ पे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, आर्सेनिक का, और बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से कम है। हालांकि ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं, राइट। और बिस्मथ और एंटीमनी के अंदर अगेन बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या है, एक्सेप्शन है। आपसे ज्यादातर सवाल जो पूछेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 की अगर आप बात करें तो एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके ग्रुप में क्या है, सबसे कम है। डेंसिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेल्यूरियम से क्या है, कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन और सल्फर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 55 एंड 90। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 393 एंड 718। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, दो टाइप के क्या होते हैं, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ऐसे ग्रुप नंबर 17 में एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, क्लोरीन से कम है। फ्लोरीन के छोटे साइज की वजह से यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली रिपल्शन फेस होता है। डेंसिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, राइट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट। तो यहां पे सारे ट्रेंड एज पर एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को छोड़ के। यहां पे फ्लोरीन का में क्या है, एक्सेप्शन है। ये चीज का आप ध्यान रखिए, राइट। बाकी F2Cl2 Br2 I2 की प्रॉपर्टीज हम स्लाइटली अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे जो मेजरली आपसे मजेदार बात है कि जो मेजरली सवाल आपसे पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर का है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोन, राइट। तो यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहली चीज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, राइट। लेकिन ऑर्गेनोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, हीलियम की है। हालांकि अब ऑर्गेनोन की प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक क्या कर रही है, बढ़ती है, और उसके बाद हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इस यहां पे सबसे ज्यादा है, राइट। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, आर्गन एंड क्रिप्टन। डेंसिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे और कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा जाता है मेजरली वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो प्रॉपर्टीज पे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, वो सबसे पहला कॉमन स्टेट कैन के +1 +3, ये हमने अभी पढ़ा।
बोरोन एल्यूमिनियम मेजरली कंपाउंड्स किस में शो करते हैं, +3 के अंदर। लेकिन अगर आप गैलियम, इंडियम, थेलियम की बात करेंगे तो +1 और +3 दोनों में वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। आपको बताया कि थेलियम 3+ क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। बोरोन जो है बिकॉज इसकी I1, I2 और I3 और छोटा साइज होने की वजह से I1, I2, I3 का समेशन क्या है, काफी ज्यादा है। तो याद रखिए कि बोरोन जो है सिर्फ +3 स्टेट में ही कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। डेट टू क्या फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो इनकी सबसे पहले रिएक्शन विद एयर, तो एयर से ये रिएक्शन करने पे, एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब O2 + N2 दोनों होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सिर्फ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये नाइट्राइड्स की भी फॉर्मेशन करेंगे इनके ऑक्साइड्स में। बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कर रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्साइड्स का बेसिक बिहेवियर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ऑक्साइड्स का एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज करेगा। सो कीप इन माइंड कि B2O3 क्या है, एसिडिक है, जबकि Al2O3, Ga2O3 एम्फोटेरिक है। ये दो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और इंडियम का ऑक्साइड एंड थेलियम का ऑक्साइड ये दोनों कैसे हैं, बेसिक हैं। ठीक है, ये इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात हो गई। उसके बाद B2O3 बिकॉज ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करता है, बोरेट्स एंड टेट्राबोरेट्स की। सो B2O3 जब NaOH से रिएक्शन शो करता है, सबसे पहले क्या बनाता है, टेट्राबोरेट Na2B4O7। याद रखिएगा Na2B4O7 .10H2O बोरेक्स होता है, जो कि बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस Na2B4O7 को जब आप फर्दर हीट करते हो, ये क्या फॉर्म करता है, बोरेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये टेट्राबोरेट है बिकॉज 4 बोरोन है, और ये क्या है, बोरेट है। तो Na2B4O7 एंड NaBO2 की फॉर्मेशन होगी जब B2O3 किससे रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ। पहले क्या फॉर्म होगा, Na2B4O7, और इसे फर्दर हीट करने पे ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaBO2 की फॉर्मेशन कर लेगा। और यही रिएक्शन जो है आपको बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज। तो बोरोन नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे एसिड्स और एल्कलीज के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बिकॉज इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टेबल होता है। एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। जब एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन शो कर सकता है, राइट। तो जब एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्शन करेगा तो AlCl3, जैसे HCl लिया तो AlCl3 की फॉर्मेशन हो रही है और H2 इवॉल्व हो रही है। ऐसे एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करता है। एक कभी कभी आप ऐसा फॉर्मूला भी देख सकते हैं NaAlO2, इसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोला जाता है। ठीक है, प्लस क्या फॉर्म कर रहा है, H2 की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप ऑब्जर्व करें, फॉर सेम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल एल्यूमिनियम, the ratio of moles of H2 gas formed is 1:1. The ratio of volume of H2 formed at same temperature pressure condition is also 1:1. तो ये रिएक्शन विद एसिड हो गया और रिएक्शन विद क्या हो गया, ये बेस हो गया। उसके बाद हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या फॉर्म करते हैं, EX3 टाइप के हेलोजन्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे TlI3 की फॉर्मेशन नहीं होती। Tl3+ एंड I- ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और कंबाइन करके क्या होगा, बिकॉज ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे थेलियम +1 में चला जाता है और I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए TlI3 जहां पे थेलियम किस में हो, +3 में प्रेजेंट हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता। बोरोन अपने कंपाउंड्स किस में बनाता है, हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। +3 स्टेट के कंपाउंड्स होंगे हमेशा कैसे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। ऐसे ही AlF3 क्या होता है, AlF3 आयनिक है। लेकिन अगर आप बात करोगे AlCl3, AlBr3, AlI3, ये सब के सब कोवेलेंट है फजान्स रूल की वजह से। फजान्स रूल क्या बोलता है कि जब सेंट्रल एटम जो आपका कैटायन है, कैटायन का साइज छोटा हो, कैटायन का चार्ज बड़ा हो, एनायन का चार्ज बड़ा हो, साइज बड़ा हो,
तो वहां पे क्या आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Al3+ जो है वो Cl माइनस Br माइनस I माइनस को बहुत बढ़िया से पोलराइज करता है। इसकी वजह से यहाँ पे बिहेवियर कैसा आ जाता है, इनका कोवेलेंट बिहेवियर आ जाता है। अब क्योंकि कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होने की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप बात करो BF3 की, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, दैट्स BF3, ठीक है। यहां पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। तो बोरोन क्या करना चाहेगा, कहीं और से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, इसलिए बोरोन क्या है, यहाँ पे BF3 कंपाउंड क्या हो जाएगा, ओवरऑल लुईस एसिड हो जाएगा। तो ऐसे ही AlCl3, AlBr3, AlI3, BCl3, BBr3, BI3, ये सब के सब कैसे हैं बेटा, ये सब के सब कैसे हैं, लुईस एसिड्स हैं। कीप इन माइंड ये बात को भी। और डाउन द ग्रुप आने पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करने के टेंडेंसी इनके कंपाउंड्स में घट जाती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है बेटा, मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, और मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे लुईस एसिड बिहेवियर डिक्रीज करेगा, राइट। कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स कैसे होंगे, इन सबके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, मतलब AlF3 इज नॉट ए लुईस एसिड, जबकि AlCl3, AlBr3, AlI3 तीनों के तीनों क्या है बेटा, लुईस एसिड्स हैं। BF3 भी क्या है, एक लुईस एसिड है। आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी सारी, राइट। और AlCl3 ये किस में एग्जिस्ट करता है, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 क्या है, यहाँ पे 4 टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं। यहां पे एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है। दोनों एल्यूमिनियम्स के अराउंड शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स हैं। ये AlCl Al बॉन्ड है। यहां पे देखिए AlCl Al जो ब्रिज्ड बॉन्ड है, उनका बॉन्ड एंगल 101 डिग्री है, ठीक है। और जबकि जो टर्मिनल Cl Al Cl बॉन्ड है, राइट, इनका बॉन्ड एंगल कितना, 118। लेकिन जो Cl Al Cl ब्रिजिंग बॉन्ड वाले हैं, उनका बॉन्ड एंगल कितना है, 79 डिग्री है, ठीक है। यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो टर्मिनल AlCl बॉन्ड की कम है और ब्रिज्ड AlCl बॉन्ड की ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ये बात क्लियर है क्या। तो AlCl3 जो है वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इनके जो कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, और हाइड्रोलिसिस में जाने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, MOH4- टाइप आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे BCl3 जब वाटर से रिएक्ट करेगा, सबसे पहले क्या बनाएगा, ये H3BO3 बनाएगा। आपको H3BO3 के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि H3BO3 इज नॉट मोनोप्रोटिक एसिड। ये H+ आयन लूज नहीं करता, जबकि ये क्या करता है, ये OH- आयन गेन करता है, इसलिए क्या हो गया, ये मोनोबेसिक एसिड है, ये इट इज मोनोबेसिक एसिड। अब ये H3BO3 क्या करेगा, जब वाटर से OH- एक्सेप्ट करेगा, ये फॉर्म कर लेगा BOH4-। ऐसे ही AlCl3 जब वाटर से रिएक्ट करता है, ये सबसे पहले तो AlOH3 बनाएगा। अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, तो ये OH- से रिएक्ट करके AlOH4- की फॉर्मेशन करता है, और एम्फोटेरिक होने की वजह से ये HCl से भी रिएक्ट करता है, और ये फॉर्म करता है Al3+, लेकिन वाटर यहाँ पे लीगेंड की फॉर्म में होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये क्या करता है बेटा, फ्यूम करता है मोइस्ट एयर में। मतलब अगर आपने क्या किया, AlCl3 को एनवायरनमेंट में रख दिया, पाउडर फॉर्म में रख दिया, तो ये स्लोली क्या करेगा, वाइट फ्यूम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वो एनवायरमेंटल मॉइस्चर से रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, HCl की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे कॉमन स्टेट क्या है, +2+4। कार्बन नेगेटिव स्टेट्स भी शो करता है, जैसे CH4 में कार्बन की स्टेट कितनी है, -4। अब बिकॉज यहाँ पे
फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज का क्या है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो +4 स्टेट में कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट होते हैं। स्टेबिलिटी +2 की ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कार्बन सिलिकॉन मोस्टली +4 में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जर्मेनियम +4 में मेजर कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन +2 में बहुत कम कंपाउंड बनाता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो टिन भी अपने स्टेबल कंपाउंड्स किस में बनाता है, +4 में बनाता है, इसलिए SN2+ क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। SN2+ क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो +4 में जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, lead-2+ स्टेबल है, तो Pb4+ क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। कार्बन के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोलिसिस में नहीं जा सकता, लेकिन बाकी के स्पीशीज क्या करते हैं बेटा, ये हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये वाटर का लोन पेयर अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी लुईस बेस का लोन पेयर अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे SiF4 है, SiF4 जो है वो जब 2F- के साथ कंबाइन करेगा क्या फॉर्म कर लेगा, वो SiF6 2- की फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर जो है वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में शेयर किए। तो SiF6 2- बनता है, लेकिन SiCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से। यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस SiCl6 2- प्रेजेंट नहीं होता। देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो यहां पे 2 टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, +2 एंड +4 स्टेट में। +4 स्टेट में ड्यू टू फजान्स रूल क्या होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। SiO सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रहा है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। खास बात ध्यान रखिए कि टिन और लेड के दोनों टाइप के ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटरिक हैं। ये ध्यान रखिए, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। CO2 SiO2 GeO2 एसिडिक है, CO न्यूट्रल है, SiO GeO कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। उसके बाद रिएक्शन वाटर, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। टिन भी जो है स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, SnO2 और H2 गैस इवॉल्व करता है। लेड जो है इस पे क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है PbO की, इसलिए लेड भी क्या करता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। जब आप इनके हैलोजन से बात करेंगे तो 2 टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, MX2 एंड MX4। इनके MX4 टाइप के हैलाइड्स कैसे, कोवेलेंट हैं, लेकिन SnF4 PbF4 कैसे हैं, आयोनिक हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, SnF4 PbF4 का नेचर कैसा है बेटा, आयोनिक नेचर है। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों कंबाइन करके Pb2+ और I2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे +2 स्टेट की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसलिए जर्मेनियम, टिन और लेड क्या हैं, मेजरली डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन सिलिकॉन डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो टेट्रा हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। डाउन द ग्रुप आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जर्मेनियम, टिन, लेड जो है वो डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। उसके बाद डाउन द ग्रुप आने पे डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इन केस ऑफ जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड ज्यादा स्टेबल है देन डाई हैलाइड, जबकि लेड के अंदर क्या है, डाई हैलाइड ज्यादा स्टेबल है देन द टेट्रा हैलाइड, ठीक है। तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब टेट्रा क्लोराइड जो होते हैं जैसे CCl4, ये क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता, बिकॉज यहां पे कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन SiCl4 वाटर से कंबाइन करके सबसे पहले सिलिसिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, SiCl4 और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। क्यों, बिकॉज सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाटर का लोन पेयर अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है और HCl की फॉर्म में ये जो Cl है ये रिमूव हो जाता है, एंड फाइनली व्हाट यू गेट, SiOH4 प्लस HCl, ठीक है।
ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है, दैट इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड, और सिलिकस एसिड का जो एनहाइड्रस फॉर्म है दैट इज कॉल्ड SiO2, दैट इज कॉल्ड सिलिका। सिलिका क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, राइट ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसका CO2 जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर कैटिनेशन का आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए कि लेड की कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी नहीं होती है, कार्बन की कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी कम है इन कंपैरिजन टू द कार्बन। जर्मेनियम और टिन का जो कैटिनेशन बिहेवियर है वो क्या है? सिमिलर है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेम एटम खुद सेम एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 की अगर आप बात करोगे तो आपसे सबसे पहले पूछा था कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एपेटाइट फैमिली की फॉर्म में। अभी एपेटाइट का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CaX2। अब यहां पे X क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड OH। तो अगर फ्लोरीन होगा तो CaF2 आ जाएगा, फ्लोर एपेटाइट हो जाएगा वो। ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? पॉली एटॉमिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन गैस है। जबकि फॉस्फोरस P4 ये भी पॉली एटॉमिक है, ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कैसे हैं? नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी कैसे हैं? मेटलॉइड्स। एंड बिस्मिथ कैसा है? मेटल है, ठीक है? बिस्मिथ कैसा है? यहाँ पे मेटल है। तो देखो आपको मैं मेटलॉइड्स को याद करने का ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये क्या है? मेटलॉइड्स है, ठीक है? ये क्या है? सब मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, जर्मेनियम, राइट? ये 5 मेटलॉइड्स गिवन है आपको। याद करने का तरीका, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, ठीक है? ये मेटलॉइड्स को याद करने का ट्रिक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा? मेटलॉइड्स को याद कर सकते हैं, राइट? आइए अपन बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, बिकॉज छोटे साइज होने की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपिक की फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है? एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एनएमएस बिहेवियर की वजह से डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन या तो क्या करेगा? डी पाई पी पाई का मतलब नाइट्रोजन का डी होता ही नहीं है, ठीक है? सेकंड पीरियड में डी होता ही नहीं है, सेकंड शेल में डी होता ही नहीं है, तो नाइट्रोजन खुद का पी इन्वॉल्व करता है, ठीक है? जबकि हेवी एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो डी पाई पी पाई या डी पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक के ये जो 2 कंपाउंड्स हैं ये एज ए लिगेंड एक्ट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द ट्रांजिशन मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5 ये इनकी कॉमन स्टेट है। डाउन द ग्रुप आने पे -3 की स्टेबिलिटी क्या करेगी? घटेगी। +5 की स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? घटेगी। -3 क्यों घट रही है डाउन द ग्रुप आने पे? बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है और मेटल्स तो जो है नेगेटिव स्टेट शो करते नहीं है। डाउन द ग्रुप आने पे +5 की स्टेबिलिटी भी घट रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ग्रुप नंबर 15 के अंदर डाउन द ग्रुप आने पे +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है? +5 में बिस्मिथ का एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है BiF5, ये ध्यान रखिए BiF5 एग्जिस्ट करता है बिस्मिथ का एक, ठीक है? कंपाउंड जो अपने को +5 में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन जो है वो +1 +2 +4 स्टेट्स भी शो करता है अदर देन -3 +3 +5। N2O के अंदर नाइट्रोजन +1 है, NO में नाइट्रोजन +2 है और NO2 के अंदर नाइट्रोजन क्या है? +4 है। जैसे CO क्या था? न्यूट्रल था, वैसे ही N2O और NO भी क्या है? ये भी क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। NO2 कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। फॉस्फोरस +1 और +4 स्टेट्स की शो फॉर्मेशन करता है इन द कंपाउंड्स H3PO2 एंड H4P2O6। H3PO2 के अंदर
फॉस्फोरस +1 होता है, H4P2O6 के अंदर फॉस्फोरस +4 होता है। नाइट्रोजन के इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। +1 से +4 वाले स्टेट क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो जैसे HNO2 में नाइट्रोजन +3 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करके HNO3 में चला जाता है +5 और क्या फॉर्म करता है, NO की फॉर्मेशन करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सॉल्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी। एसिडिक मीडियम में HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट करके HNO3 और NO की फॉर्मेशन करता है। वहीं पे फॉस्फोरस के सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, +5 और -3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खास बात क्या, नाइट्रोजन के इंटरमीडिएट स्टेट +1 से +4 सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, ये H3PO4 और PS3 फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। बाकी +3 स्टेट जो है वो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ में क्या है, स्टेबल है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं जाते ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 इज मोर स्टेबल, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन को शो नहीं करते। देन दिस इज द मोस्ट, आई विल से कि यहां पे अगर आप 5 स्टार भी लगाते तो कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फॉर ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो लेट्स से रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अगर आप चर्चा करें तो सबसे पहले अपन ने देखे कि इनके कौन कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो NH3 को मैंने कंपाउंड A बोला, PS3 को B बोला, ESH3 को C, SbH3 को D, BiH3 को E बोल दिया। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया, PS3 इज कॉल्ड फॉस्फीन गैस। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देने पे कौन से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो जहां पे क्या होगा, ओवरलैपिंग बढ़िया है। अगर आप देखो यहां पे नाइट्रोजन, अगर आप अमोनिया में देखो तो अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर बने हैं यहां पे, ये किसकी ओवरलैपिंग से बने, ये बने हैं 2p और 1s की ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग है यहाँ पे, 2p और 1s की ओवरलैपिंग है। ऐसे अगर आप बात करोगे किसकी, फॉस्फीन की, तो PH3। और यहां पे ओवरलैपिंग किसकी है, यहां ओवरलैपिंग है 3p और 1s की। तो यहां पे द इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो कम हो गई। 2p सिमिलर साइज के और छोटे साइज के ऑर्बिटल्स बढ़िया तरीके से ओवरलैप करते हैं। यहाँ 1s तो फिक्स है, 2p से 3p चले गए, ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ गया, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम हो गया, बॉन्ड वीक हो गए। तो बॉन्ड वीक होने की वजह से अमोनिया इज मोर थर्मली स्टेबल देन PH3। Hence we have the order कि सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, A, और सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन है, E, बिकॉज यहां पे 2s 2p और 1s की ओवरलैपिंग, 3p 1s, 4p 1s, 5p 1s, 6p 1s, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वहां पे रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, कम होगा। वो आसानी से H लूज नहीं करेगा। रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गिव अवे H+, किसी को H एटम गेन करवा देना। अरे जब वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा तो रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो याद रखने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं मैं आपको, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर का बिहेवियर क्या है, एक दूसरे से रिवर्स है। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे भी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अमोनिया कि मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, उम्मीद से ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए देखिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस ग्रुप में क्या है, सबसे ज़्यादा चला गया। और ऐसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया बेटा, वो BiS3 SbH3 से तो कम है, लेकिन PH3 और AsH3 से क्या है, ज्यादा है। तो अमोनिया क्या था, A था ना अपने लिए, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, BiS3 के लिए मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं किया है तो अपन SbH3 से लेते हैं, तो D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, देन C का, देन B का। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखिए आप कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो A का होगा, देन D, उसके बाद C, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, B का है। ठीक है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पे B का होगा। अगर आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट पे देखिए बेटा, अभी आपको समझाया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो याद रखिए अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो E का होगा, D का होगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उम्मीद से ज्यादा हो गया। ठीक है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां पे किसका होगा, फॉस्फीन का होगा, राइट। ऐसे अगर आप बात करो बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ NH बॉन्ड की, PH बॉन्ड की, ASH बॉन्ड की डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज कर रही है। यहां पे बहुत अच्छी बात है बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री के आसपास का होता है, जबकि PH3 ASH3 SbH3 BiH3 में बॉन्ड एंगल्स नियरली किसके आसपास है, 90 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पे ये बॉन्ड एंगल घट रहे हैं। यहां पे क्या होता है, ऐसा एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहां पे आप देखिए बॉन्ड एंगल्स आर नियरली 90 डिग्रीज, तो यहां बोला जाता है कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। याद रखिए PH3 ASH3 SbH3 BiH3 के अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन, बस लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से यहां पे क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाने बॉन्ड एंगल क्या हो गए, घटना चालू हो गए, राइट। फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर अमोनिया नेगेटिव है, और डाउन द ग्रुप जाने पे फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे थर्मल स्टेबिलिटी बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड है। बॉन्ड एंगल आपको बताया कि PH3 ASH3 SbH3 के अंदर यहाँ पे हाइब्रिडेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इन तीनों के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है, नियरली 90 डिग्री का होता है। बेसिक नेचर क्या होगा, अच्छा बेसिक नेचर यहाँ पे लुईस बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। अब लुईस बेसिक नेचर का मतलब क्या हो गया, लुईस बेसिक नेचर का मतलब हो गया लोन पेयर देने की टेंडेंसी। अब हमें क्या लगेगा, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या है, कम होगी। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर छोटे साइज की 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट। अब सपोज करो H+ आया, अब H+ को ये सब अपना लोन पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, राइट। तो बेटर ओवरलैपिंग किसकी होगी, 2p और 1s की ओवरलैपिंग की वजह से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पे 3p और 1s की वजह से जो PH4+ बनेगा उसमें pH बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो बेटर ओवरलैपिंग की वजह से अमोनिया का बेसिक नेचर इन सबसे ज्यादा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स में, याद रखना बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स में बेसिक नेचर घटता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। कर पाएंगे क्या याद, डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर घटता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। तो ये दो टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, E2O3 एंड E2O5 की। E2O5 और E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स, ठीक है, ज्यादा E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स क्या ज्यादा एसिडिक देन E2O3 फजान्स रूल्स की वजह से। तो N2O3 P2O3 कैसे, एसिडिक, राइट। Bi2O3 Bi2O5 कैसे हैं, बेसिक, राइट। N2O5 P2O5 कैसे हैं, एसिडिक। अब बात किस किस की आती है बेटा, Sb2O3 और Sb2O5 दोनों क्या है, एम्फोटेरिक, सिर्फ आर्सेनिक वाला है। As2O3 एम्फोटेरिक है एंड As2O5 कैसा है, एसिडिक है।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्शन विद हैलोजन, तो ये दो टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, EX3 EX5। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए नाइट्रोजन EX5 टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करता, राइट। EX5 टाइप के जो भी हैलाइड्स बनते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं अदर देन द EX3 टाइप में, बिकॉज यहाँ पे स्टेट क्या है +3, यहाँ स्टेट क्या है +5, फजांस रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद पेंटा हैलाइड ज्यादा क्या हो गया, कोवेलेंट हो गए, ठीक है। अमंग ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ NF3 क्या है, स्टेबल है। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, NCl3 NBr3 Ni3 स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। बाकी के सारे ट्राई हैलाइड्स कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। सारे ट्राई हैलाइड्स अदर देन BiF3 कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। BiF3 कैसा है, BiF3 है आयोनिक, ठीक है। और सारे अमंग पेंटालेट्स ऑफ बिस्मथ सिर्फ BiF5 एग्जिस्ट करता है, तो BiF3 आयनिक है। उसके अलावा सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स कैसे हैं, कोवेलेंट हैं। BiF5 एग्जिस्ट करता है बिस्मथ के लिए सिर्फ, सारे। अब मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगी तभी सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे, रेस्पेक्टिव आइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमनाइड एंड बिस्मिथाइड, राइट। तो राइट को मैं भी राइड बोल रहा हूं, ठीक है, IDE आ गया। तो कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमनाइड, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, और यहां पे सब पे -3 -3 -3 -3 -3 का चार्ज है। कमिंग ऑन टू द ग्रुप नंबर 16 की प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, आपको बता ही दिया मैंने कि आपको मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल्स को कैसे जज करना है, राइट। एक ग्रुप के अंदर मेटल्स के ऊपर नॉन मेटल्स है, मेटल्स के नीचे क्या है, मेटल्स है। और आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप मेटल्स को याद रखोगे, आज सबसे तेजी, राइट, आज सबसे तेजी से याद रख लो। तो यहाँ पे आज अब देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आज सबसे तेजी, तो ये क्या हो गए, मेटलोइड्स हो गए। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, पोलोनियम क्या हो गया, मेटल हो गया। इनके कॉमन स्टेट क्या है, -2 +2 +4 +6, ये इनके कॉमन स्टेट्स हैं। ऑक्सीजन जो है -2 के साथ साथ -1 -1/2 -1 परऑक्साइड में -1/2 -1 परऑक्साइड में -1/2 सुपर ऑक्साइड्स में, और O2F2 में +1 और OF2 में +2। तो जब ऑक्सीजन -2 -1 -1/2 की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड। ये सिंपल ऑक्साइड, ये परऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों क्या हैं, फ्लोराइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स नहीं हैं। तो दो टाइप के फ्लोराइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के, O2F2 एंड OF2 टाइप के। O2F2 में ऑक्सीजन +1 है और OF2 में ऑक्सीजन क्या है, +2 है। कीप इन माइंड, फ्लोरीन हमेशा हमेशा -1 चार्ज को ही शो करता है। +4 +6 इनके कॉमन स्टेट है, और +4 +6 में मेनली कंपाउंड्स कैसे वो बनते हैं, इनके कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम +4 बनाते हैं नॉर्मली विद ऑक्सीजन, और +6 शो करते हैं नॉर्मली विद फ्लोरीन। ये इनकी स्टेबिलिटी है। -2 +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। -2 क्यों घट रही है, बिकॉज मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। +6 क्यों घट रही है, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और +4 +6 में इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे भी वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है देन H2H, H2SE, H2TE। सबसे मजेदार बात क्या है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है, लेकिन H2H, H2SE, H2TE ये तीनों क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैस हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट, H2O का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके ग्रुप में क्या है, सबसे ज़्यादा है। और डाउन द ग्रुप जाने पे हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो ये जनरल ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स अगेन, यहाँ बॉन्ड एंगल नियरली 104 डिग्री होगा, और H2H, H2SE, H2TE यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, नियरली 90 डिग्री के होंगे। मैंने आपको बताया थे हाइड्राइड्स के अंदर बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप घटता है, जबकि एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, विच वी कैन सी फ्रॉम द टेबल कि H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सबसे काफी ज्यादा है। H2S का बॉइलिंग पॉइंट, H2SE का बॉइलिंग पॉइंट, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट, ये सब रूम टेम्परेचर 298 केल्विन से कम है, तो सब गैसेस हैं। यहाँ पे ये ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा है। ठीक है, किसकी वजह से ज्यादा है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, सही बात है। बॉन्ड एंगल में देखो बताया आपको कि यहाँ पे H2H, H2SE और H2TE के अंदर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। बॉन्ड एंगल नियरली यहाँ पे कितना 104 है। फॉर्मेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग 2p1s, 3p1s, 4p1s एंड 5p1s की ओवरलैपिंग होती है। और ये क्या है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो H2H, H2SE, H2TE ये तीनों कैसे हैं, वीक एसिड्स हैं। और वाटर तो क्या है इसका, Ka Kw से काफी ज्यादा छोटा है। वाटर को अपन क्या बोलते हैं, pH न्यूट्रल बोलते हैं, राइट। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये दो टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, EO2, EO3 टाइप। ऑक्सीजन जो है वो ना EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, ना ही EO3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर आप सोचो कि O3 बन जाए, तो O3 तो इसका एलिमेंटल फॉर्म है, O3 क्या है इसका, एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, देन SO2, SeO2, TeO2 ये क्या है, इनके EO2 टाइप के ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे स्टेट क्या है, +4 +4 +4। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। याद रखिए SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और TeO2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, तो SO2 गैस होती है, SeO2, TeO2 सॉलिड होते हैं। और इनके सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो SO2, SeO2, TeO2 एसिडिक, SO3, SeO3, TeO3 भी क्या है, एसिडिक। और डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक बिहेवियर क्या कर रहा है, इनका डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक बिहेवियर क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट्स हैं, और सबके सब क्या हैं, एसिडिक हैं। उसके बाद हैलोजेंस में तो ये EX2, EX4, EX6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, +2 +4 +6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। अमंग +6 टाइप के हैलाइड्स सिर्फ हेक्साफ्लोराइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, और SF6 के एक्सेप्शनली स्टेबल है बिकॉज ऑफ द बेटर ओवरलैपिंग। हेक्साफ्लोराइड सारे गैसेस नेचर के होते हैं। टेट्राफ्लोराइड में SF4 गैस, SeF4 लिक्विड, TeF4 क्या होता है, सॉलिड होता है। इनके जो डाई हैलाइड्स होते हैं वो एक्चुअल में है क्या, मोनोमरिक हैलाइड्स हैं, जो कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। जैसे जैसे बात करो आप Se2F2 की, Se2F2 की ये डिस्प्रपोर्शनेट करके SeF4 प्लस Se की फॉर्मेशन करता है। ये डाइमर फॉर्म है, ये डाइमर, ठीक है, SeF का ये मोनोमरिक हैलाइड फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 17 की अगर आप बात करो तो F2Cl2 Br2 जैसे आपको बताया कि हम आपको बाद में बताऊंगा, ये जब ग्रुप नंबर 17 की प्रॉपर्टीज का अपन क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी,
कोई दिक्कत नहीं है, एज पर ट्रेंड चल रहा है। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी, ये भी एज पर ट्रेंड है। बॉन्ड एंथैल्पी एंड ई नॉट वैल्यूज पे ध्यान दो, ये सब के सब कैसे हैं, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में उम्मीद थी कि F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ 2p2p ओवरलैपिंग, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन के छोटे साइज होने की वजह से जो फ्लोरीन एटम पे जो लोन पेयर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड ड्यू टू दोज रिपल्शंस यहां पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है। बॉन्ड लेंथ इतनी तो नहीं बढ़ पाई कि वो Cl2 की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा घट गई, और यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, Cl2 Br2 F2 I2, ये इंपॉर्टेंट है, और सबके सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट। तो F2 क्या है, एक येलो गैस होती है, Cl2 ग्रीनिश येलो गैस है, Br2 एक रेड कलर का लिक्विड है, और I2 क्या है, एक वॉयलेट कलर का सॉलिड है। I2 तो इनफैक्ट क्या करता है, सब्लिमेशन में भी जाता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन दे कैन रिएक्ट विद वाटर, Br2 और I2 जो है वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, ज्यादा वो सॉल्युबल होते हैं, ये भी सॉल्ट एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अभी आपको मैंने बता ही दिया है, राइट। फिर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इनकी वाटर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये भी अपन ई नॉट की वैल्यू से देखे ही है। ई नॉट की वैल्यू देखो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है, ये SRP वैल्यू जो डिक्रीज कर रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये सारे पॉइंट जो है ना सॉल्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट सॉल्ट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से क्या है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद देखो मैं कैसे करता हूं, ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बोलिए मेरे साथ, ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे F2 की बात करो तो F2 क्या Cl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है ना इनसे, और Cl माइनस को Cl2 में, Br माइनस को Br2 में, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही Cl2 जो है, Cl2 F माइनस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, Cl2 Br माइनस I माइनस के साथ रिएक्शन शो करेगा, Br2 I2 की फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही Br2 I माइनस से रिएक्शन शो करेगा, Br2 Cl माइनस और F माइनस से रिएक्शन शो नहीं करता। ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हैलाइड को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट, ओके। और ये जो रिएक्शन है ना, ये हम यूज करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, क्लोरीन वाटर टेस्ट फॉर Cl2 एंड Br2, सॉरी Br माइनस एंड I माइनस, तो वहां पे Cl2 की रिएक्शन Br माइनस I माइनस से कराते हैं, Cl माइनस और Br2 बनता है, और ये Br2 जो है, ये देखो Br2 I2 क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, और यही लेयर टेस्ट हम यूज करते हैं इन द सॉल्ट एनालिसिस। तो ये सारे के सारे रिएक्शन यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है O2 में, Cl2 Br2 वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं HX एंड HOX, हाइपोहेलिक एंड हाइपोहेलस टाइप के एसिड्स की फॉर्मेशन। हाइपोहेलिक में -1 और हाइपोहेलस में क्या होता है, +1 स्टेट होती है। तो Cl2 जब वाटर से रिएक्ट करता है HCl HOCl बनाता है, ऐसे ही Br2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो HBr एंड HOBr की फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली I2 वाटर से रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है, उल्टा होता है, जबकि यहां पे I माइनस O2 से रिएक्शन शो कर देता है, I माइनस O2 से रिएक्शन शो करता है और I2 बना देता है, और O2 को ये रिड्यूस कर देता है। I माइनस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, I माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिए, ये O2 को रिड्यूस कर देता है इनटू H2O। F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2O को O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है।
I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, ये O2 को H2O में रिड्यूस कर देता है, राइट। और Cl2 और Br2 जो है ये दोनों क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, -1 और +1 स्टेट में ये अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, HX एंड HOX टाइप के एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इन जनरल अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 स्टेट शो करता है किसी भी कंपाउंड में। इसका कोई भी कंपाउंड ले लो, फ्लोरीन की स्टेट क्या आएगी, हमेशा -1 आएगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 +3 +5 +1 +7 सारे स्टेट्स को शो कर सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो इनके कुछ ऑक्साइड्स के अंदर एंड ऑक्सो एसिड्स में +4 और +6 की भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, +4 और +6 की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन की अगर आप बात करें, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करें तो अगेन ये कॉमन है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, घटेगी, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, विद एक्सेप्शन ऑफ HF। HF में भी क्या होती है बेटा, HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अमोनिया, H2O एंड HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उम्मीद से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनका टेबल का डेटा हो गया पूरा। उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है ये भी, बस ध्यान रखिए किस चीज का, O2F2 का। तो OF2, O2F2 दो टाइप के फ्लोराइड्स बनते हैं, ये अच्छे फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करवा दे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये क्या करते हैं, फ्लोरीन ऐड करवाते थे किसी दूसरे स्पीशीज में तो ये फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स हो गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन, फ्लोरोनेटिंग एजेंट फ्लोरीन। OF2 जो है वही रूम टेम्परेचर पे क्या है, स्टेबल है। O2F2 जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं ना, उसमें से प्लूटोनियम को PuF6 के फॉर्म में रिमूव करते हैं। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे एक कंसेप्ट जो ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड मिडल रो एनॉमली। मिडल रो एनॉमली में क्या ध्यान रखना है कि ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोडीन और क्लोरीन के ऑक्साइड से कम स्टेबल होते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड मिडल रो एनॉमली। आयोडीन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर कोवेलेंट बॉन्ड नेचर, पोलैरिटी ज्यादा है। जबकि क्लोरीन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ बेटर ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ब्रोमीन बेचारा बीच में फंस गया, इसलिए इट इज कॉल्ड मिडल रो एनॉमली, राइट। तो क्लोरीन ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे जो चीज ध्यान रखनी है वो है रिगार्डिंग द I2O5। I2O5 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज होता है, और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। बॉन्ड्स वीकर है ना, तो लो टेम्परेचर पे क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है I2O5, इट इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देन ये है कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जब दो अलग अलग हेलोजेंस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि IF7, एक आयोडीन एक फ्लोरीन, ये क्या हो गए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गए। यहां पे बस ध्यान रखिए कि ये X क्या है, X क्या है, बड़े साइज का हेलोजन एटम, और X डैश क्या है, छोटे साइज का हेलोजन एटम। मतलब जो हेलोजन नीचे है उसे X है, और उस X के ऊपर वाले हेलोजन को अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे X डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो CLF X X डैश 1, मतलब एक एटम X का, एक एटम X डैश का। X X डैश 3, एक एटम X का, 3 एटम X डैश के। X X डैश 5, एक एटम X का, 5 एटम X डैश के। तो देखिए जब X डैश क्या हो, फ्लोरीन हो, तो ClBrI तीनों से बना रहा है। X डैश क्या हो, क्लोरीन हो, तो Br और Cl, Br और I दोनों से बना रहा है।
और IBr। तो एक्स एक्स डैश, आप जो भी टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एक्स एक्स डैश 1 टाइप के सोच सकते हो सब बनते हैं। एक्स एक्स डैश 3 के अंदर फ्लोरीन के तो तीनों बनते हैं, लेकिन अब सिर्फ ICl3 बन रहा है, राइट। सिर्फ क्या बन रहा है? ICl3 बन रहा है। BrCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद IBr3 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करते? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, अब आप जब एक्स एक्स 5 देखोगे तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बन रहे हैं, और जब आप एक्स एक्स 7 देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ IF7 की फॉर्मेशन होती है। यूजिंग केमिकल बॉन्डिंग आप इनके स्ट्रक्चर पे भी कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स के। तो सारे के सारे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। रेडॉन और ऑर्गेनोसोन के अलावा सब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। एयर के अंदर सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होता है? आर्गन का होता है। हीलियम और नियॉन हमें रेडियो एक्टिव ओर्स लाइक पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, ये सब यूरेनियम का पिच ब्लेंड है। क्लेवाइट यूरेनियम का ओर है। मोनाजाइट ये थोरियम, लैंथनम और सीरियम का ओर है। इनके अंदर हमें हीलियम और नियॉन मिल जाती है। हीलियम का मेन सोर्स क्या है? नेचुरल गैस है, राइट। रेडॉन के रेडियो एक्टिव डिके से, ठीक है, ये क्या है? Ra, ये क्या है? रेडॉन। तो रेडियम के डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलता है? रेडॉन मिलता है। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है। ऐसे ही ऑर्गेनोसोन जो है वो कैसे होगा? जब CF एंड Ca एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सो आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। नोबल गैसेस वाटर में स्पेंगली सॉल्युबल होती है। नोबल गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सेप्शनली कम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वैंडरवॉल्स फोर्सेस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। हीलियम गैस जो है वो रबर, ग्लास, इवन प्लास्टिक से भी क्या कर सकता है? डिफ्यूज कर सकता है। लैब में जो सबसे पहले नोबल गैस का कंपाउंड बनाया गया था दैट वाज XZPT-F6। इसका कलर कैसा था? रेड कलर था। अब O2 एंड ज़ीनॉन, इन दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सिमिलर है, ठीक है। O2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1175 और ज़ीनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1170 किलो जूल्स है, राइट। तो सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ब्राटलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने लैब में सबसे पहले O2PtF6 की फॉर्मेशन की थी। O2 प्लस PtF6 माइनस। तो जब ये कंपाउंड बना, देखा कि O2 का आयनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल्स है और ज़ीनॉन का आयनाइजेशन एनर्जी 1170 किलो जूल्स है। तो पता लगा कि लैब में हम ये कंपाउंड इंस्टेड ऑफ O2 ज़ीनॉन लेके बना सकते हैं। तो XZPT-F6 एक रेड कलर का कंपाउंड लैब में बना। और XZF6 ध्यान रखिएगा एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है? sp3d3, राइट। ये लोन पेयर जो है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये लोन पेयर क्या करता है? यहाँ पे रिपल्शन देता है। रिपल्शन देने की वजह से इसका ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होता है? स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट। तो ये सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पी ब्लॉक के। अगर आप बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आपका पी ब्लॉक का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल द P block from my side. All the best for the P block elements for your examination. Thank you.